दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को एसएससी सीजीएल पोस्ट जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरे डिटेल्स में बताएंगे। सीजीएल पोस्ट क्या है और इसमें सिलेक्शन होने पर क्या क्या सुविधाएं दी जाएगी, वेतन कितना मिलेगा, ड्यूटी प्रमोशन वर्कलोड के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। कौन कौन से ऐसे पोस्ट है जिसमें विदेश में भी ड्यूटी दिया जाता है, यानी विदेश घूमने का भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए, आपका जितना भी डाउट है सभी डाउट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट क्या है। एसएससी भर्ती आयोग का नाम है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन कर्मचारी चयन आयोग। एसएससी के माध्यम से भारत सरकार के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी पोस्ट की भर्ती की जाती है। सीजीएल जो हो गया एग्जाम का नाम है। सीजीएल का पूरा नाम हुआ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, हिंदी नाम संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा। भारत सरकार के अंतर्गत ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो भी पोस्ट है एसएससी के माध्यम से यहाँ पर सीजीएल में बहाली दी जाती है। इस बार 2022 में जो भर्ती दिया गया टोटल 36 डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट है और इस बार की वैकेंसी 9000 प्लस पोस्ट पे रहने वाली है। अभी वैकेंसी के बारे में नहीं बताया गया है, हर बार 9000 पद टोटल शामिल रहता है। इसमें 36 डिपार्टमेंट से अलग अलग पोस्ट है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया सीजीएल क्या है। तो सीजीएल एक एग्जाम का नाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, ग्रेजुएशन लेवल पर यह एग्जाम है। ग्रुप बी और ग्रुप सी का इसमें पोस्ट शामिल है और यह जो भर्ती हो रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत इसमें आप लोगों को सैलरी भी मिलेगा उसी अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं यह जॉब ड्रीम जॉब क्यों है। सरकारी नौकरी का जो टाइप है 4 तरह का है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी। ग्रुप ए के अंतर्गत जो भर्ती होती है यूपीएससी के माध्यम से आईएएस आईपीएस की बहाली होती है। और इसके बाद आप देखिएगा इसके नीचे जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी है। तो ग्रुप बी और ग्रुप सी का जो भर्ती की जाती है एसएससी के माध्यम से। अभी एसएससी सीजीएल की वैकेंसी आई है। यूपीएससी में आप देखिएगा तो बहुत ही कम सीट रहता है, 700-800 सीट रहता है। यहीं पर अगर आप सीजीएल एग्जाम में देखिएगा तो 9000 लगभग सीट रहता है। यूपीएससी एग्जाम में यहीं पर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंटरव्यू देना पड़ेगा। तो एसएससी एग्जाम में आप ऑब्जेक्टिव टाइप का यानी 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करके और बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करके आप सम्मानजनक नौकरी पा सकते हैं। एसएससी एग्जाम में इंटरव्यू नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा जिसमें से आपको एक ऑप्शन चूज करना है। आगे आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा। सैलरी कितना मिलेगा, क्या क्या सुविधाएं दी जाती है और इस जॉब में कैसे क्या पावर है इसके बारे में भी बताएंगे। एक एक करके आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यह जो जॉब है ग्रेजुएशन पास पर है, यानी आप ग्रेजुएट है, स्नातक लेवल की कोई भी डिग्री है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कोई भी डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ग्रेजुएशन पास जो मांगा जा रहा है, फॉर्म भरने की अंतिम तिथि, फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है 23 जनवरी 2022। तो 23 जनवरी 2022 तक अगर आपका पार्ट 3 या अगर आप बीटेक कर रहे हैं तो फाइनल रिजल्ट आ गया है तो इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। एज लिमिट का जो कंडीशन है 18 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 20 साल भी है। तो यहाँ से देख लीजिए मिनिमम एज का कंडीशन 18 साल। एज जो मांगा जा रहा है 1 जनवरी 2022। अगर 1 जनवरी 2022 तक आपका एज 18 साल कंप्लीट हो गया है और साथ में आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली हैं तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हैं। ज़्यादातर पोस्ट में मिनिमम 18 साल है, कुछ ही पोस्ट के लिए 20 साल कंडीशन है। मैक्सिमम उम्र की बात करें तो कुछ पोस्ट के लिए 27 साल है, कुछ के लिए 30 साल है, कुछ पोस्ट के लिए 32 साल है। तो टोटल 36 तरह के इसमें दिया गया है पोस्ट। इसमें से लगभग 25 प्लस पोस्ट के लिए मैक्सिमम उम्र का जो कंडीशन है 30 साल है। तो यानी ज़्यादातर पोस्ट के लिए 30 साल अधिकतम उम्र का कंडीशन है और मिनिमम 18 साल है। साथ में अगर आप ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो उम्र में 3 साल का छूट ले सकते हैं। एससी एसटी से आते हैं तो 5 साल, यानी एससी एसटी के लिए 35 साल हो गया, ओबीसी के लिए 33 साल और पीएच दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 10 साल उम्र में छूट है। यहाँ से एज लिमिट भी आपको क्लियर हो गया। एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको फॉर्म फिलअप करना है और आप फॉर्म भरते इसमें 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। एक सेंटर जोन के अंतर्गत आप 3 एग्जाम सेंटर चूज कर सकते हैं। ऑल इंडिया में आप कहीं भी उसी अकॉर्डिंग आपका सेंटर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन फॉर्म भरते ही समय ही आपको सेंटर चूज करना है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इस एग्जाम में सिलेक्शन का जो प्रोसेस है यह 4 चरणों में है। टियर 1 यानी प्रारंभिक परीक्षा हो गया, पीटी एग्जाम। टियर 2 मुख्य परीक्षा, टियर 3 होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम और टियर 4 होता है स्किल टेस्ट, कंप्यूटर से संबंधित टेस्ट, टाइपिंग, ये सब शामिल है। तो टियर 4 का मार्क्स नहीं जोड़ा जाता, ये सिर्फ क्वालिफाई है, यानी आपको पास करना है। सभी पोस्ट के लिए नहीं है, कुछ ही पोस्ट के लिए है। ज़्यादातर पोस्ट में टाइपिंग, कंप्यूटर टेस्ट ये सब नहीं मांगा जाता है। टियर 1, टियर 2 और टियर 3 सभी पोस्ट के लिए है। टोटल यह 700 अंकों का एग्जाम है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कौन से एग्जाम कितने अंक का है, कितना मार्क्स लाना पड़ता है, तब जाकर फाइनल सिलेक्शन होता है।
सबसे पहले बात करते हैं टीयर 1। तो एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा। जितने भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप करते हैं सभी का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है और सभी कैंडिडेट का टीयर 1 एग्जाम होता है। टीयर 1 एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, यानी ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा और इस एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर आप देखिएगा विषय वाइज, तो 25 क्वेश्चन मैथ से है, एक क्वेश्चन है 2 अंक का, तो टोटल 50 मार्क्स हो गया। रीजनिंग है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, जीके है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, इंग्लिश है 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, टोटल 100 क्वेश्चन हो गया। और मार्क्स देखिएगा तो 2, एक क्वेश्चन है 2 अंक का, तो इस तरह से 200 मार्क्स हो गया। निगेटिव का भी इसमें है, तो 1/4 निगेटिव है, यानी आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। टाइम इसमें बहुत ही कम दिया जाता है, 60 मिनट का है और मैथ रीजनिंग है, तो इसलिए आपको समय का देरी, एग्जाम आपको समय कम पड़ेगा, तो 60 मिनट यानी 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। टीयर 1 में लगभग आप 65 प्लस क्वेश्चन बना लेते हैं तो इसमें आपका रिजल्ट हो जाएगा 65 प्लस, यानी 130 प्लस मार्क्स आपका आ जाता है तो सिलेक्शन हो जाएगा। नॉर्मलाइजेशन भी है, तो नॉर्मलाइजेशन में भी 10 से 15 नंबर तक बढ़ता है, तो 65 से 70 क्वेश्चन बनाने पर आपका टीयर 1 में रिजल्ट हो जाएगा। अब जो भी कैंडिडेट टीयर 1 पास करेंगे उसका टीयर 2 मेंस एग्जाम लिया जाएगा। टीयर 2 एग्जाम भी ऑनलाइन ही होता है, सीबीटी एग्जाम है। मैथ से टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक क्वेश्चन है 2 अंक का, मैथ में टोटल 200 मार्क्स हो गए। इंग्लिश में 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन 1 ही अंक का रहता है, तो 200 यहाँ पर हो गया मार्क्स। इसमें भी निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते तो एक आपका सही क्वेश्चन का मार्क्स कट हो जाएगा। टाइम की बात करें तो प्रत्येक पेपर के लिए आपको 2-2 घंटा का समय दिया जाएगा, यानी टोटल 4 घंटे का यह पेपर है। लगातार नहीं होता, मैथ का पहले पेपर होगा, फिर इसके 1-1.5 घंटे बाद आप बाहर निकलिएगा, फिर 2 घंटे बाद इंग्लिश का पेपर लिया जाता है, तो 2-2 घंटे का यह दोनों पेपर है और इसका भी मार्क्स मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैथ और इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। इंग्लिश में बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन जो टफ रहता है मैथ में ही यहाँ पर 100 क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। इसमें अगर आप लगभग 90 क्वेश्चन सही कर लेते हैं और इंग्लिश में भी आप लगभग 180 प्लस मार्क्स ला लेते हैं तो अच्छे पोस्ट पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपका इसमें 80-85 क्वेश्चन भी मैथ में सही होता है तो भी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन यही है कि मार्क्स बेसिस पर पोस्ट मिलता है, तो जो नीचे का पोस्ट है ये आपको मिलेगा। मैथ में आप लगभग 80 क्वेश्चन बना लेते हैं सही और इंग्लिश में लगभग आप 170 या 165 तक भी मार्क्स ला लेते हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद करते हैं टीयर 3। टीयर 3 जो होता है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, यह होता है पेन एंड पेपर मोड में। जिस तरह से आप 10वीं 12वीं का एग्जाम देते हैं बोर्ड एग्जाम, सेम उसी अकॉर्डिंग होता है। इसमें ऐसे लेटर और एप्लीकेशन पूछा जाएगा, जिसमें से एक ऐसे निबंध रहता है, एक लेटर एप्लीकेशन में से पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, एक ऐसे में से पूछा जाएगा, एक लेटर एप्लीकेशन में से पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन और 50-50 मार्क्स का दोनों क्वेश्चन है, दोनों बनाना जरूरी है। इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाएगा। इसमें आप लगभग 60 प्लस मार्क्स ला लेते हैं तो अच्छा मार्क्स रहता है। इसमें लगभग 50 से लेकर 70 तक मार्क्स दिया जाता है। कुछ ही कैंडिडेट का 17 प्लस मार्क्स रहते हैं, नहीं तो 55-60 लगभग सभी कैंडिडेट का मार्क्स इसमें दिया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम आप इंग्लिश हिंदी किसी भी भाषा में दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इंग्लिश में ही देना है, आप हिंदी भाषा में भी इसको लिख सकते हैं। इसके बाद होता है टीयर 4। टीयर 4 कुछ ही पोस्ट के लिए, सभी पोस्ट के लिए नहीं है। यह स्किल टेस्ट है, इसमें टाइपिंग, MS वर्ड, एक्सेल, कंप्यूटर संबंधित टेस्ट होता है। कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट है, कंप्यूटर संबंधित टेस्ट देखा जाता है और इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है जिसमें कंप्यूटर से संबंधित काम है सिर्फ उसी पोस्ट के लिए यह स्किल टेस्ट होता है, तो सभी पोस्ट में यह लागू नहीं है। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट की, तो यहाँ पर आप टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3 के बारे में देख लिए। टीयर 1 में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और यह जो पेपर है 200 अंक का है। टीयर 2 में जो है 200 अंक का मैथ है, मैथ में टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 200 का इंग्लिश है, इंग्लिश में 200 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद है टीयर 3। टीयर 3 है डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव टोटल 100 अंकों का है, तो इस तरह से आप देखिएगा 700 अंक है। तो 700 में से अगर आप लगभग यहाँ पर 500 नंबर ला लेते हैं, 550 नंबर तक, तो आपको बहुत अच्छा पोस्ट इसमें मिल जाएगा। 450 प्लस पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 500 के लगभग में मार्क्स ला लेते हैं तो कोई ना कोई लगभग आपको पोस्ट मिल ही जाएगा यहाँ पर। इस जॉब में काम क्या करना पड़ता है, तो यह जो जॉब है सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। इसमें आपका जो ड्यूटी दिया जाएगा सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में, जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो संबंधित विभाग द्वारा स्टेट प्रेफरेंस भरवाया जाता है, उस अकॉर्डिंग आपको राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिलेगा। पोस्ट वाइज डिफरेंट वर्क है। टोटल इस बार 36 डिपार्टमेंट में अलग अलग वैकेंसी दिया गया है, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वैकेंसी के बारे में देख लीजिए क्या क्या काम करना पड़ता है। सबसे पहले यहाँ पर हो गया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, इसके बाद है
MEA ASO पोस्ट, यह है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के अंतर्गत है। अगर आप विदेश में जॉब करना चाहते हैं तो इस पोस्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके माध्यम से आपको विदेश में भी ड्यूटी दिया जाएगा और विदेश में ड्यूटी रहने के कारण से बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है। आप इतना उम्मीद भी नहीं कर सकते। आगे आप लोगों को सैलरी के बारे में भी बताएंगे। इसके बाद हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, CBI इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, ये सब प्रमुख पोस्ट हैं। सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA। इसमें जो ड्यूटी दिया जाता है भारतीय दूतावास में, विदेश में जहाँ भी भारतीय दूतावास है, जैसे अमेरिका हो गया, पाकिस्तान, सभी देश में भारतीय दूतावास रहता है, तो वहाँ पर आपको ड्यूटी दिया जाएगा। और आपको लग रहा होगा क्या विदेश में रहने के कारण से इसमें रिस्क रहता है, तो भारतीय दूतावास पर कभी कोई हमला नहीं होता। जो भी अधिकारी रहते हैं उस पर कभी कोई भी किसी भी प्रकार की हमला नहीं होती है, तो कोई भी आपको यहाँ पर रिस्क नहीं रहेगा। और विदेश में रहने के कारण से आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पर सैलरी दिया जाएगा और आपको इसी बहाने विदेश भी घूमने का मौका मिल सकता है। और अलग अलग देश के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी दिया जाता है। तो भारतीय दूतावास में इसमें आप लोगों को ऑफिस से संबंधित वर्क रहेगा। इसके बाद बात करते हैं इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है, यह यूनिफॉर्म वाला जॉब है, यानी इसमें आप लोगों को वर्दी मिलेगा। इंस्पेक्टर में 3 स्टार मिलता है और सब इंस्पेक्टर में 2 स्टार। इसमें आप लोगों को फील्ड वर्क के साथ साथ ऑफिस वर्क भी रहेगा। तो यानी इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है सभी में आप लोगों को फील्ड वर्क भी देखने को मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आपको ऑफिस में ही हमेशा वर्क दिया जाएगा। इसमें आपका जो काम रहेगा डिपार्टमेंटल वर्क के साथ साथ, जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर पर आपका सिलेक्शन होता है, कभी कभी आपको रेड मारने भी जाना पड़ेगा, साथ में चेकिंग करने भी। और रेड में ज़रूरी नहीं है कि जिस राज्य में आपका सिलेक्शन हुआ उसी राज्य में, कभी कभी दूसरे राज्य भी जाना पड़ता है। तो जब रेड मारना रहेगा उसी समय आपको थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होगा। बाकी जिस तरह से आप रेगुलर ऑफिस आते हैं जाते हैं उसी अकॉर्डिंग आना जाना आपका रहेगा। और इसमें यूनिफॉर्म भी आप लोगों को मिलेगा। इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी है, जैसे CBI इंस्पेक्टर हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ये सब पोस्ट में फील्ड वर्क भी दिया जाता है। अगर आप ऑफिस से संबंधित ही वर्क हमेशा चाहते हैं, यानी रिलैक्स वाले जॉब चाहते हैं, तो ये सब पोस्ट आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हो गया ASO असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, AAO असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, इसमें हमेशा आप लोगों को ऑफिस वर्क ही रहेगा। वर्कलोड इसमें नहीं के बराबर है और हमेशा आप रिलैक्स में रहिएगा। टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप जाइएगा। सुबह में 10 बजे जाना है और शाम में 4:30-5 बजे तक जो भी ऑफिस का टाइमिंग है उस अकॉर्डिंग आपको आ जाना है। और ऐसे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का ये जो पोस्ट है ग्रुप B के अंतर्गत है। प्रमोशन भी आपको जल्दी इसमें हो जाएगा, सैलरी भी अच्छा खासा है इसमें। तो अगर आप ऑफिस से संबंधित जॉब चाहते हैं तो इसमें हमेशा आप लोगों को ऑफिशियल वर्क रहेगा और बिल्कुल रिलैक्स वाली जॉब है। और अगर आप चाहते हैं कि वर्दी वाले जॉब मिले तो वर्दी वाले जॉब में आप लोगों को फील्ड वर्क भी रहेगा। फील्ड वर्क रहने के कारण से थोड़ा सा वर्कलोड इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा। ड्यूटी की बात करें तो जैसा कि शुरू में आप लोगों को बताया कि इसमें सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश में आपका ड्यूटी दिया जाएगा। जब आपका सिलेक्शन होगा उस समय प्रेफरेंस भरवाया जाता है और फिर स्टेट भी चूज करने का ऑप्शन रहता है। संबंधित विभाग द्वारा स्टेट चूज करवाया जाता है, आप कौन सा स्टेट चाहते हैं, जिस अकॉर्डिंग आपका मार्क्स रहेगा उस अकॉर्डिंग आपको स्टेट मिल जाएगा। सैलरी की बात करें तो महानगर में अधिक सैलरी दिया जाता है। जो भी जैसे दिल्ली हो गया, चेन्नई हो गया, कोलकाता, इन सभी सिटी में आप लोगों को अधिक सैलरी मिलेगा। बाकी अन्य सिटी में थोड़ा सा कम सैलरी रहता है। HRA हाउस रेंट महानगर का अधिक रहता है, इस कारण से यहाँ पर सैलरी अधिक मिलता है। छुट्टी की बात करें तो प्रत्येक हॉलीडे यानी जो भी छुट्टी है उस दिन तो आप लोगों को छुट्टी मिलेगा ही, साथ में संडे, प्रत्येक संडे को छुट्टी रहेगा। कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें सैटरडे को भी छुट्टी दिया जाता है। तो ऑफिस से संबंधित जो भी आप पोस्ट देखें उसमें से कुछ पोस्ट में सैटरडे और संडे दोनों दिन छुट्टी रहता है। साथ में जो भी हॉलीडे सरकारी छुट्टी है उस दिन भी आप लोगों को छुट्टी देखने को मिलेगा। वर्कलोड की बात करें तो वर्कलोड में जैसा कि आप लोगों को शुरू में बताया कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, CBI इंस्पेक्टर, ये सब का जो पोस्ट है इसमें रेड मारना, चेकिंग करना, ये सब काम है और साथ में डिपार्टमेंट से संबंधित भी काम है। और ईयर एंडिंग यानी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सब जो पोस्ट है इसमें आप लोगों का जो काम रहेगा ऑफिस से संबंधित काम रहेगा। तो अगर साल लास्ट है तो उसमें पूरा रिपोर्ट तैयार करना रहता है। और ख़ास करके जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का है तो बजट से संबंधित, जैसे बजट फरवरी में पेश किया जाता है तो उससे पहले आप लोगों को पूरा रिपोर्ट तैयार करना है। तो उस समय आप लोगों को वर्कलोड अधिक देखने को मिलेगा। बाकी अन्य समय में आप लोगों को बिल्कुल नॉर्मल वर्क रहेगा। और जब अधिक वर्क रहेगा, अगर आप ऑफिस के अकॉर्डिंग अधिक टाइम तक ऑफिस में रुकते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप लोगों को एक्स्ट्रा सैलरी भी दिया जाएगा। तो यहाँ से वर्कलोड भी क्लियर हो गया। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर में बिल्कुल ना के बराबर वर्कलोड है। इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है इसमें आप लोगों को थोड़ा बहुत अधिक वर्कलोड देखने को मिलेगा।
प्रमोशन की बात करें तो पोस्ट वाइज अलग अलग प्रमोशन है। कुछ पोस्ट के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होता है, कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट प्रमोशन होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए क्या आप सभी पोस्ट का डिटेल्स में जॉब प्रोफाइल चाहते हैं। तो यह शॉर्ट वीडियो था, इसमें आप लोगों को लगभग सभी चीज़ के बारे में बताए हैं। तो पोस्ट वाइज अलग अलग प्रमोशन का क्राइटेरिया है। कुछ पोस्ट में डिपार्टमेंटल एग्जाम है, कुछ पोस्ट के लिए डायरेक्ट प्रमोशन हो जाता है। तो लगभग सभी पोस्ट में 5 साल के बाद आपका प्रमोशन हो जाएगा। सैलरी की बात करें तो 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का फैसिलिटी है जैसे एचआरए हो गया, डीए हो गया, ये सब आप लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिक मिलेगा। डीए बढ़ा करके पहले 17% था, फिर 28 किया गया, अब 32% बढ़ा दिया गया। महंगाई भत्ता जो आपका बेसिक सैलरी है, बेसिक सैलरी का 32% महंगाई भत्ता दिया जाएगा। आने वाले समय में और इसे बढ़ा करके 40% तक भी किया जाएगा। हाउस रेंट हो गया, मेडिकल हो गया, साथ में ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी दिया जाता है, यानी आने जाने का भी खर्च गवर्नमेंट के द्वारा आपको पे की जाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में एएसओ असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो पोस्ट है यह ग्रुप बी का पोस्ट है। इसमें विदेश में ड्यूटी दिया जाता है। तो अगर आपका विदेश में ड्यूटी होता है तो लगभग आप लोगों को इसमें 1.5 लाख तक सैलरी मिलेगा। और कुछ देश में 2 लाख तक का सैलरी भी दिया जाता है। जहाँ रिस्क अधिक है तो रिस्क अलाउंस भी जुड़ करके 2 लाख तक इसमें सैलरी आप लोगों को मिलेगा। तो विदेश में अगर ड्यूटी दिया जाता है तो 1.5 लाख सैलरी मिलेगा। अगर इंडिया में दिल्ली में ड्यूटी दिया जाता है तो लगभग 75,000 इसमें आप लोगों को सैलरी मिलेगा। और महंगाई भत्ता भी बढ़ गया तो इस कारण से सैलरी भी बढ़ गया है। और 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग अभी आप ज्वाइन कीजिएगा तो लगभग आप लोगों को 75,000 सैलरी मिलेगा। कुछ दिनों के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर विदेश भेजा जाएगा तो लगभग 1.5 लाख इसमें सैलरी आप लोगों को मिलेगा। और गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी देश में आप लोगों को भेजा जाएगा उस देश में जो भी 5 स्टार होटल है उस अकॉर्डिंग आप लोगों को पूरा खर्च दिया जाएगा। आने जाने का जो भी हवाई जहाज़ का खर्च होता है ये सरकार की ओर से ही पे की जाएगी और ऑल फैसिलिटी दी जाएगी। और इसमें ये भी नहीं है कि आप फैमिली को नहीं ले जा सकते, बिल्कुल आप ले जा सकते हैं, फैमिली के साथ भी रह सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर इंस्पेक्टर से संबंधित पोस्ट की। जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया तो यह यूनिफॉर्म वाला जॉब है। और इसमें जब आप ज्वाइन कीजिएगा तो शुरू में आप लोगों को दिल्ली में जो सैलरी मिलेगा महानगर में लगभग 67,000 इसमें सैलरी दिया जाएगा। यह इन हैंड सैलरी है, ज्वाइन करने पर आप लोगों को मिलेगा। और ऑफिस से संबंधित जो जॉब है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, ये सब जॉब में आप लोगों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से अधिक सैलरी 71 से 72,000 इसमें आप लोगों को सैलरी दिया जाएगा। सिटी अकॉर्डिंग अलग अलग सैलरी रहता है क्योंकि हाउस रेंट सभी सिटी का अलग अलग रहता है। महानगर में अधिक सैलरी मिलेगा, बाकी अन्य शहरों में 5,000 लगभग कम सैलरी दिया जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर रहने के लिए जो क्वार्टर दिया जाता है क्या यह नॉर्मल रहेगा, तो बिल्कुल इसमें नॉर्मल नहीं दिया जाता है। जिस तरह से अन्य जॉब में MTS CHSL हो गया इसमें बिल्कुल नॉर्मल दिया जाता है, लेकिन CGL से संबंधित जिस भी पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है इसमें आप लोगों को अच्छा खासा यहाँ पर रूम दिया जाएगा, बिल्कुल फर्निश्ड रूम, चकाचक रूम दिया जाएगा। 2 BHK का रूम दिया जाएगा। अगर आपको BHK के बारे में नहीं पता है, B से होता है बेडरूम, S से होता है हॉल, K से होता है किचन। तो यानी 2 बेडरूम मिलेगा, 1 हॉल रहेगा, किचन रहेगा और ये पूरे फर्निश्ड बिल्डिंग दिया जाता है, यानी नया दिया हो जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन साउथ स्टेट में होता है यानी तमिलनाडु, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में होता है तो और भी अधिक यहाँ पर आप लोगों को सुविधा मिलेगी, बिल्डिंग पूरे नया बना हुआ रहता है। तो यहाँ से ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं SSC CGL जॉब प्लस पॉइंट की। तो यहाँ से आप सैलरी देख लिए कितना क्या है, लगभग 75,000 इसमें सैलरी दिया जाता है। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में अगर आपका सिलेक्शन होता है और विदेश में ड्यूटी दिया जाएगा तो लगभग 1.5 लाख सैलरी इसमें आप लोगों को मिलेगा। पावर के बारे में आप देख ही लिए, इंस्पेक्टर से संबंधित जो भी पोस्ट है इसमें आप लोगों को यूनिफॉर्म मिलेगा, 3 स्टार मिलेगा। और असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो भी पोस्ट है यह ग्रुप बी का पोस्ट है, गैजेटेड पोस्ट है। और जो भी पोस्ट है ऑफिस से संबंधित ऑफिशियल जो भी वर्क है इसमें आप लोगों को बिल्कुल रिलैक्स वर्क रहेगा, टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप चाहिए। प्रमोशन भी इसमें अच्छा ही हो जाता है, 5 साल में आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो जो भी जॉब है सम्मानजनक बिल्कुल नौकरी है और इसमें आपकी सोसाइटी में अलग ही पर्सनैलिटी रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। हम आप लोगों को एक अलग से वीडियो बना कर देंगे, कैसे क्या तैयारी करना है, सिलेबस क्या है और कौन कौन सा बुक पढ़ के आप SSC CGL एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं ज़रूर सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।